ठीक है, तो चलो हम आज स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे कल से ही। हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? फिजिकल इन्वायरमेंट, यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके इन्वायरमेंट में होते हैं और आपको इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। कल भी हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि हमने नॉइज़ के बारे में पढ़ा था, नॉइज़ होता क्या है, उससे क्या नुकसान है, उससे कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, ये सारी चीज़ें कल पढ़ी थी। उसके बाद फ्यूम्स वगैरह भी देखे थे, है ना। तो फ्यूम्स में और टॉक्सिक मेटल वगैरह हमने कल देखा था थोड़ा सा। और आज हम पढ़ेंगे, जैसे कल हमने पढ़ा था, वो फ्यूम्स जो गैसोलीन बेस्ड जो पेट्रोलियम्स होते हैं उनसे निकलते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था उससे तो बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं कि केरोसिन बेस्ड फ्यूल जो होते हैं, केरोसिन यानी कि जो आप घरों में मिट्टी का तेल यूज़ करते हैं उसके बेस्ड, यानी उससे रिलेटेड जो फ्यूल्स होते हैं उनसे हमें क्या नुकसान होता है। हालांकि नुकसान सभी से होता है, पर जो केरोसिन बेस्ड होते हैं वो गैसोलीन बेस्ड से कम नुकसानदायक होते हैं। क्यों कम होते हैं, उनका क्या रीज़न है, क्या क्या सिम्टम्स हैं, प्रिवेंशन कैसे करेंगे, ये सब चीज़ आज हम देखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या केरोसिन बेस्ड फ्यूल की। तो देखो, केरोसिन बेस्ड फ्यूल जो है, आप जो जनरली आज मॉडर्न एयरक्राफ्ट में भी यूज़ होता है वो भी केरोसिन बेस्ड फ्यूल ही होता है, जिसको हम एटीएफ कहते हैं, एविएशन टरबाइन फ्यूल बोलते हैं। यानी कि इसमें साफ लिखा हुआ है जो केरोसिन बेस्ड फ्यूल है वो डीजल जो आप घरों में यूज़ करते हो और प्लस जेट फ्यूल जो भी हैं, ये सारे के सारे फ्यूल केरोसिन बेस्ड फ्यूल ही होते हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को। अब बात आती है कि इनसे आपका एक्सपोजर कैसे हो सकता है। तो इन्हीं से हमारे एक्सपोजर का ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि सारे के सारे मॉडर्न एयरक्राफ्ट तो इसी इसी फ्यूल का यूज़ करते हैं। तो खतरा ज़्यादा है किससे? हमें केरोसिन बेस्ड फ्यूल से। तो इसे पढ़ना और समझना ज़्यादा जरूरी है एज़ कम्पेयर टू जो हमने कल पढ़ा था। ठीक है, तो आज थोड़ा कान खुले रखना, क्योंकि ये आपके रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन फैक्टर एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैंने पहले भी बताया है कि जिस दिन भी आप एविएशन में अंदर जाओगे फील्ड में, उस दिन से आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो देखो क्या होता है। अगर इन केस आपका एक्सपोजर होता है, एक्सपोजर मतलब अगर आपका सामना होता है या आप किसी तरह से इनहेल करते हो इन फ्यूम्स को, किसके? जेट फ्यूल के या डीजल फ्यूल के या फिर कोई भी ऐसा फ्यूल जो केरोसिन बेस्ड फ्यूल है ना, तो उसके कुछ नुकसान हैं, उससे वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपका एक्सपोजर हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं जहाँ ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आपको धुआं दिखे ही दिखे, है ना। ऐसा भी हो सकता है ना कि उसके कुछ पार्टिकल्स जो है सिर्फ एयर में मौजूद हों और आप उनको इनहेल कर रहे हो और आपको पता भी ना चल रहा हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सिम्टम्स की बात करेंगे कि आखिर ऐसे हमें पता कैसे चलेगा कि हम एक्सपोजर हमारा जो है वो केरोसिन बेस्ड फ्यूल से हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ सिम्टम्स हैं। जैसे सबसे सबसे पहला सिम्टम है कि आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाओगे। ठीक है, रिकॉल करने का मतलब, जैसे ये जनरल चीज़ है कि किसी के भी साथ हो सकता है। जैसे आप सब देखो ऐसे कभी बैठते होगे आपस में डिस्कशन करने, तो आप कहते हैं अरे यार उस एलिमेंट का क्या नाम था, क्या नाम था, अरे 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 उसका ये नाम, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मुझे याद है, लेकिन वो याद नहीं आएगा। कभी कभी याद आ भी जाता है और कभी कभी बिल्कुल ही नहीं आता, है ना। और या फिर सामने वाला कोई बोल देगा तो कहोगे हाँ 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 यही था यही था। ठीक है, तो ये इस तरह वाली जो एक आप जो कभी कभी फील करते हो, अगर आपका ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है, ठीक है, कम अमाउंट में या कंटिन्यूस एक्सपोजर आपका हो रहा है केरोसिन बेस्ड फ्यूल से, तो ये वाली प्रॉब्लम आपके साथ बढ़ जाएगी। यानी अगर आपको ये प्रॉब्लम बार बार हो रही है तो आपको समझ जाना है कि आपका कहीं ना कहीं केरोसिन बेस्ड फ्यूल के साथ एक्सपोजर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सिम्टम है स्लो थिंकिंग। जैसे आप किसी चीज़ के बारे में जब सोचना स्टार्ट करते हो, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन ही है या आप कोई बुक पढ़ रहे हो, तो ऐसा थोड़ी है कि ऐसे बुक की रीडिंग कर लेता है कोई। बुक पढ़ने के बाद, रीडिंग करने के बाद आपको कुछ चीज़ें समझ में भी तो आती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी जो समझने की प्रोसेस है वो स्लो हो जाए, यानी आप धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ेंगे। यानी आप पहले एक पेज 1 घंटे में मान लो पढ़ लेते थे, अभी ये वही एक पेज को पढ़ने में 1.5 घंटे लग रहा है, या 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट कंटिन्यूसली लग रहा है ना, सेम चीज़ को पढ़ने में। तो आप समझ सकते हैं कि आपका एक्सपोजर केरोसिन बेस्ड फ्यूल से हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आपके आईज, आँख में और आपके नोज़ में यानी नाक में, आँख और नाक में इरिटेशन हो सकता है। यानी कि जैसे ऐसे खुजलाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके बार बार आंखें लाल हो जाना, या बहुत ज़्यादा खुजली होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा लगती है इसमें ना, इरिटेशन उन टाइप का, है ना, आँख और नाक में। अगर ये भी हो रहा है आपको, तो इसका सीधा मतलब नहीं है कि ऐसा हुआ है आपके साथ, पर एक सिम्टम्स हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो हो सकता है कि आपका जो एक्सपोजर है वो केरोसिन बेस्ड फ्यूल के साथ हुआ है। इसके अलावा आपका नाक बह सकता है, यानी पानी निकलेगा नाक से, या फिर आपको उल्टी आ सकती है, वोमिटिंग बार बार हो रही है। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स है तब भी आपको चिंता में रहने की ज़रूरत है, आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। या फिर बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है ना। यानी आप जैसे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हेडेक की प्रॉब्लम बहुत पहले से रहती है ना, उनको अगर थोड़ा भी टेंशन हो जाए,
थोड़ा अच्छे से ना सोएं, चाय ही ना पिएं, तो उनको हेडेक होने लगता है। ठीक है, ऐसा होता है, जनरल कंडीशन है, सबके साथ होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको हेडेक जनरली नहीं होता है, यानी उनको कोई परेशानी आ जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाएगा, बुखार हो जाएगा पर हेडेक नहीं होगा। उनको भी अगर हेडेक चालू हो जा रहा है एविएशन में जाने के बाद, तो उन्हें समझ जाना चाहिए कि उनके साथ कुछ गलत है। और गलत वो ये है कि वो केरोसिन बेस्ड के साथ केरोसिन बेस्ड किसी फ्यूल के साथ क्या हो रहा है, एक्सपोज हो रहे हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप बिल्कुल अच्छे खासे इंसान हो, तो आपने कभी बूढ़े आदमी को देखा होगा, वो ऐसे कांपते हैं हल्का सा, है ना, उनकी शरीर थोड़ी वाइब्रेट करती है, थोड़ा वो कांपते हैं, स्टैगरिंग करते हैं। तो हो सकता है आपके साथ भी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए। और अगर ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो आपको समझ जाना है कि आपका कहीं ना कहीं एक्सपोजर जो है वो किसके साथ हुआ है, केरोसिन बेस्ड फ्यूल के साथ एक्सपोजर हुआ है। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आपको मिलता है, कुछ भी, जो भी आप जितना भी मैंने चीज़ें बताई, इसमें से अगर कोई भी सिम्टम आपको मिल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपका एक्सपोजर किसके साथ हो गया है, केरोसिन बेस्ड फ्यूल के साथ। ठीक है, लेकिन एक बड़ी अच्छी और राहत की बात यह है कि आज तक, अभी तक ऐसा कोई केस नहीं मिला है जिसमें इस केरोसिन बेस्ड फ्यूल के एक्सपोजर के लिए, चाहे जितना ज़्यादा हो गया हो या कम हो गया हो एक्सपोजर, कभी किसी की इस एक्सपोजर की वजह से, सिर्फ इस एक्सपोजर की वजह से कभी किसी की डेथ नहीं हुई है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे हमने गैसोलीन में देखा था कि गैसोलीन में क्या हो रहा था, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा जब निकल रहा था और बहुत ज़्यादा जब आप उसके एक्सपोजर में आ रहे थे तो आप अनकॉन्शियस हो जा रहे थे, और अगर फिर भी आपको प्रोटेक्शन नहीं दिया गया तो क्या हो जा रहा था, आपकी डेथ हो जा रही थी। क्यों? क्योंकि वो पूरे आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम को, यानी आपके सांस लेने के पूरे सिस्टम को ये जाम कर दे रहा था। ठीक है, पूरा ब्लॉक कर दे रहा था। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जो कि गैसोलीन की प्रॉब्लम थी। यहाँ पर वो प्रॉब्लम नहीं है, आपकी डेथ नहीं होगी, लेकिन ये सारे प्रॉब्लम्स आपको स्टार्ट होना हो सकते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम्स आपको हो जाए। ठीक है, तो इसमें इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने की ज़रूरत है, हमेशा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके अलावा ये तो बात हो गई फ्यूल्स की, फ्यूम्स की, कि आपके फ्यूम जो हैं वो आपने इनहेल किया तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी कभी क्या होता है, बहुत लोगों को आपने देखा होगा, आपके फ्रेंड सर्किल में भी देखा होगा बहुत लोगों को, कि कभी कभी क्या होता है ना कि जनरल अगर धूल भी उड़ जाए एक दिन, बहुत ज़्यादा आंधी वांधी भी चल जाए ना, तो उनके स्किन पे रैसेस पड़ जाते हैं, लाल हो जाता है उनका पूरा स्किन वगैरह ना, उनके स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो इसी तरह से जब कोई भी ये जो ATF है, जैसे इन्हें हैंडलिंग भी करनी पड़ती है ना, जो एविएशन फील्ड में होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि ऐसे चुटकी बजा दी और फ्यूल पड़ गया एयरक्राफ्ट में, ऐसा थोड़ी होता है। उसका प्रॉपर फ्यूलिंग प्रोसीजर होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा CR में, कैसे कैसे फ्यूलिंग करते हैं, कैसे उसे डिफ्यूल, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो होता क्या है कि कभी कभी आपका हैंड का, हाथ का हो गया, या आपके किसी और स्किन पार्ट का हो गया, वो क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपोजर में आते हैं फ्यूल के। ठीक है, तो किसी का स्किन जिसका ज़्यादा सेंसिटिव होता है ना, वो क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है उसको। ठीक है, यहाँ स्किन में उनकी ऑब्जर्प्शन हो जाता है, और जब ऑब्जर्प्शन होता है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं। क्या क्या प्रॉब्लम होगी? पहला होगा एरिथेमा हो सकता है। एरिथेमा का मतलब कुछ खास नहीं होता, जैसे स्किन रेड हो जाना। ठीक है, रेडिश हो जाएगा, और उसकी वजह से आपको ईचिंग वगैरह होगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, एक तरह का इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एक्जिमा। एक्जिमा तो आप सब लोग जानते होंगे, एक्जिमा हो सकता है। एक्जिमा का मतलब क्या है कि जो आउटर पार्ट है आपका इस शरीर, जैसे मान लीजिए हाथ है आपका ना, तो इसका जो सबसे आउटर पार्ट है, एकदम से बाहरी वाला हिस्सा, ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, एकदम ड्राई हो जाएगा, और ड्राई होकर धीरे धीरे छूटने लगेगा। ठीक है, ये जनरल लाइफ में ही होता है, ऐसी बात नहीं है, जनरल सबके होता है, जनरल लाइफ में भी होता है। हाथ हो गया, पैर हो गया, यहाँ के जो ऊपर वाले आउटर सरफेस है, ये कुछ दिन के बाद अपने आप निकल जाते हैं। लेकिन जब आप इनके उसमें आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे, और अगर आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है तो ये प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा स्टार्ट हो जाएंगी, इधर वाला भी पार्ट सब, ये सब निकल जाएगा, ऊपर का एक पार्ट। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम होती है, डर्मेटिस। डर्मेटिस क्या है? डर्मेटिस मतलब होता है कि आपकी जो आउटर स्किन है ना, ये बिल्कुल पतली हो जाएगी, है ना। पतली होने का मतलब कि आप चोट कहीं लगेगा, इंजरी, तो फटाक से टूट जाएगा, फट जाएगा, ऐसा, ये सब प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। और इसके साथ साथ बहुत जलन होगी आपको, यहाँ इन्फ्लेमेशन होगा आपके हाथ पैर में। ठीक है, जहाँ जहाँ एक्सपोजर हुआ है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जलन वगैरह की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये कब होता है? जब आप फ्यूल के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आते हैं, फ्यूल के, फ्यूल बोल रहा है, FUEL, फ्यूल। और वो जो प्रॉब्लम थी जो मैंने बताया था कि आपको स्टैगरिंग वगैरह हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, या फिर आप चीज़ों को रिकॉल करना भूल सकते हैं, डिफ़िकल्टी हो सकती है, ये चीज़ें फ्यूम के कांटेक्ट में, यानी वहाँ आप इनहेल कर रहे हो और यहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गई सभी को? तो अब हमें ये समझ में आ गया कि ये इनसे हम कैसे, हमें नुकसान होता है। तो अब हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि हम इनसे बचते कैसे हैं। ठीक है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। आपको पहले आपको ये बताना कि इनसे प्रॉब्लम क्या है। जब आपको पता चल गया कि आखिर प्रॉब्लम ये है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कौन कौन से ऐसे सेफ्टी मेजर्स हैं, कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं जिनको आपको लेना चाहिए ताकि आप इन एक्सपोजर से बच सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे
कि आप अपने स्किन को कैसे बचा सकते हैं, है ना, स्किन को, यानी आप अपने इन त्वचा को कैसे बचा सकते हैं, हाथ पैर हो गया, इन जो डायरेक्ट एक्सपोजर में आ सकते हैं, फ्यूल के कांटेक्ट में आ सकते हैं, उनको हम कैसे बचा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका आप ग्लव्स का यूज़ करिए, ठीक है। अगर आपकी स्किन जो है सेंसिटिव, वैसे जनरली यूज़ होता नहीं है, लेकिन अगर आपकी स्किन है सेंसिटिव या फिर आप चाहते हैं कि आप पूरी तरह से अच्छे से बचे रहें, तो आप ग्लव्स का यूज़ करिए। जब कोई भी फ्यूल हैंडलिंग करिए तो आप ग्लव्स का यूज़ करिए, दोनों हाथों में ग्लव्स पहनिए, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जब कभी भी ग्लव्स भले ही पहना हो या ना पहना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब कभी भी आप फ्यूल हैंडलिंग कर रहे हैं और जब आपका वर्क कंप्लीट हो गया है, उसके बाद आप सोप का यूज़ करिए और हाथ को धुलिए साफ से, ठीक है। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि इसके लिए कोई बहुत बड़ा वो करने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये चीज़ लेके आओ उससे धुलेंगे, वैसा कुछ, आप जनरल सोप से धुल सकते हैं। बस सिर्फ इतने बात का ध्यान रखिए कि जो भी सोप आप यूज़ कर रहे हो थोड़ी अच्छी क्वालिटी का हो, ठीक है। ये नहीं कि कोई भी सोप उठा के यूज़ कर लिया उसको धुल लिया, ठीक है। थोड़ा अच्छी क्वालिटी का सोप यूज़ करिए ताकि उससे और कोई प्रॉब्लम ना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एक बहुत ही ये प्रिकॉशन है आपके लिए कि आप कभी भी क्या करेंगे, जब कोई भी आपके हाथ में ये सब लग जाए केरोसिन बेस्ड फ्यूल, तो आप किसी अदर सॉल्वेंट का यूज़ नहीं करेंगे उसे धुलने के लिए, है ना, कि पता चला बगल में कुछ और रखा था उससे धुल लिया, चलो साफ तो हो ही गया। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि जो अदर सॉल्वेंट्स होते हैं देखो वो भी केमिकल होते हैं, ठीक है। और जो फ्यूल होते हैं ये भी एक तरह के केमिकल ही होते हैं, इसमें सिर्फ फ्यूल नहीं होते हैं। आप फ्यूल सिस्टम पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें एडिटिव्स मिलाई जाती हैं, ठीक है, ताकि कोरोजन ना हो, जो उसमें आइसिंग ना हो, ये सब बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड की जाती हैं फ्यूल के अंदर, ठीक है। तो वो भी केमिकल्स होते हैं और आपका फ्यूल जो वो भी केमिकल है। तो अगर दो केमिकल एक साथ रिएक्ट कर गए तो आपको तीसरी प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो पता चला एक चीज़ से बचने गए हो और अगले प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम लेके आ गए, है ना। तो इसलिए ये ज़रूरी है, ये जानना भी ज़रूरी है आपको, कभी भी किसी और सॉल्वेंट का यूज़ आप नहीं करेंगे हाथ को साफ करने के लिए, ठीक है। तो इससे तो आप अपनी स्किन को बचा सकते हैं। फिर बात आती है अपने लंग्स को कैसे बचाओगे, है ना। लंग्स को कैसे बचाओगे, यानी अपने फेफड़े को कैसे बचाओगे, यानी आप अगर इनहेल कर रहे हो, फ्यूम्स को इनहेल कर रहे हो या फ्यूम आसपास है आपके, तो आप कैसे बचोगे। तो सबसे पहला, अगर आप किसी हैंगर में या रूम में हो तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप क्या करो, उस रूम या हैंगर को वेंटिलेट रखो, यानी उसमें वेंटिलेशन की पूरी व्यवस्था हो, हवा के आने जाने की व्यवस्था हो, ताकि फ्रेश एयर आपको मिल सके, ठीक है। अगर खुले में है तो और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्या रहेगा, पूरा खुला रहेगा, अच्छी बात है, वो तो वेंटिलेशन होगा उसमें। लेकिन अगर वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं है, वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं है, तो आप उसे वेंटिलेशन की व्यवस्था बनाइए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आपको फ्रेश एयर कंटिन्यूस मिलता रहे। दूसरा, आप रेस्पिरेटर का यूज़ कर सकते हो, यानी मास्क वगैरह का आप यूज़ कर सकते हो। अगर ऐसे कंडीशन में रह रहे हो तो आप रेस्पिरेटर का यूज़ कर सकते हो। रेस्पिरेटर की फिगर है मेरे पास, लेकिन अभी मैं पेंटिंग वाला जब पढ़ाऊंगा ना तब मैं उसमें आपको समझा दूंगा, या फिर मैं दिखाई देता हूँ, रुकिए एक सेकंड। ठीक है, ये दिख रहा होगा आप लोग को, इसे बोलते हैं रेस्पिरेटर, ठीक है। लेकिन इतना फ्यूलिंग कर रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन सिंपल मास्क से भी काम चल सकता है आपका। लेकिन अगर कोशिश करिए, अगर है आपके पास तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटर का, ठीक है। दिख गया आपको, सभी को दिख गया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं रेस्पिरेटर, जिसका हम यूज़ करते हैं फ्यूलिंग के टाइम पर। और इसके अलावा जब कोई भी आप कर रहे हैं, फ्यूलिंग कर रहे हैं या फिर फ्यूल हैंडलिंग कर रहे हैं, तो आपको जो क्लॉथ है, जो भी आपने कपड़ा पहन रखा है, जो भी कपड़ा, ऐसे कोई है नहीं कि आप स्पेशल कोई कपड़ा पहनेंगे, लेकिन जो भी क्लॉथिंग आपने पहनी है, जो भी कपड़े आपने पहने हैं, आप कोशिश करिए एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके आप उसको चेंज कर दीजिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि हो सकता है उस पर कुछ फ्यूल वगैरह का छींटे पड़े हों, या फिर उसके फ्यूम्स जो हैं, है ना, फ्यूम्स वगैरह उसमें कपड़े में हों आपके, तो उनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। कोई ज़रूरत नहीं है कि 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर आपको चेंज करना है, लेकिन जितनी जल्दी पॉसिबल हो उतनी जल्दी आप क्या करेंगे, अपने कपड़ों को चेंज करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या करेंगे, जब कोई भी आप घर में या लॉन्ड्री में कहीं पर भी उनको धुलने के लिए दे रहे हैं तो उनको सेपरेटली देंगे। ऐसा नहीं है कि आप घर के अलग कपड़ों के साथ भी उनको मिला देंगे। तो अगर आप उन कपड़ों के साथ उसे मिला देंगे तो क्या होगा, उसके जो पार्टिकल्स होंगे आपके केरोसिन बेस्ड फ्यूल के या फ्यूम्स होंगे, वो और भी कपड़ों में मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि जब कोई भी आप उन्हें वॉश करिए, जिन जिन भी कपड़ों का आपने यूज़ किया है, तो उनको क्या करिए, आप सेपरेट करके वॉश करिए, सेपरेटली वॉश करिए, ठीक है। तीसरी बात क्या है, वॉश अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके कपड़ों में फ्यूम्स हैं या वो कुछ फ्यूल जो है पड़ गया है, अब उसे ला करके आप 10 दिन रख देंगे, तो 10 दिन रख देंगे तो क्या होगा, सारा का सारा फ्यूम बन के हवा में मिल जाएगा, आपके घर के इन्वायरमेंट में और ज़्यादा फैल जाएगा। तो इससे ज़्यादा बढ़िया है कि आप क्या करेंगे,
उन कपड़ों को अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उसे धुल के ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, तो अगर आप इतनी सावधानियां रखते हैं, इतने प्रिकॉशंस लेते हैं, तो आप इजीली केरोसिन बेस्ड फ्यूल से बच सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि अब हम आगे दूसरी चीज़ स्टार्ट करेंगे, अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। ठीक है, केरोसिन बेस्ड फ्यूल में जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। माइक ऑन करिए और पूछ लीजिए। नहीं, सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। क्या कौन कोई कुछ पूछ रहा है क्या? हाँ पूछो। लंग्स और लंग्स वाला, अच्छा शायद आपका लेफ्ट हो गया था, कोई बात नहीं। देखिए, लंग्स को बचाने के लिए हम क्या करेंगे? पहली बात तो अपन जहाँ भी हम अगर किसी कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हैं, जैसे किसी रूम में या हैंगर में अगर हम काम कर रहे हैं और वहाँ पर ऐसा कोई केरोसिन बेस्ड फ्यूल है, तो आप कोशिश करिए कि वहाँ वेंटिलेशन की व्यवस्था हो। ठीक है, ताकि जो हवा है वो बाहर निकलता रहे कंटिन्यूसली। और दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं, रिस्पिरेटर का यूज़ कर सकते हैं। रिस्पिरेटर का मतलब होता है एक मास्क है ना, एक तरह से आप मास्क उसे कहिए, जैसे आप कोरोना से बचने के लिए N95 मास्क का यूज़ करते हैं, ऐसे ही मास्क का यूज़ करिए ताकि वो फ्यूम्स हैं वो आपके अंदर ना जाए। ठीक है, और रही बात क्लॉथिंग की कि कपड़े का क्या करें, तो कपड़े को आप क्या करिए कि एज सुन एज पॉसिबल, जो भी कपड़ा आपको पहना है जब आप ये हैंडल कर रहे थे, तो एज सुन एज पॉसिबल उसे चेंज कर दीजिए। सिर्फ जब उसे आप धुलिए तो एकदम सेपरेट धुलिए, अपने घर के कपड़ों के साथ न मत धुलिए, क्योंकि क्या होता है, इससे जो भी प्रॉब्लम्स उस कपड़े में वो सारे में मिल जाएंगे। तीसरा, अर्ली एज पॉसिबल उसे धुल दीजिए। ठीक है, जितनी जल्दी आपको मौका मिल सके उसे धुल दीजिए। ठीक है, तो ये लंग्स और क्लॉथिंग की बात हो गई। ठीक है, और किसी को कोई कुछ जो चीज़ नहीं समझ में आई वो पूछो। बाकी समझ में आ गया, चलो ठीक है। तो अब हम अगला टॉपिक अपना पढ़ेंगे, जो कि है टॉक्सिक मेटल्स, यानी कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं जो आपको प्रॉब्लम कॉज करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए भी क्या सावधानियां बरतनी होगी, कौन से ऐसे मेटल्स हैं जिनसे हमें सावधान रहने की जरूरत है, ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे वन बाई वन करके। तो देखो, मेटल्स तो ऐसे बहुत सारे होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे एंटीमनी आर्सेनिक, बेरियम, बेरेलियम, कैडमियम, क्रोमियम, इसके अलावा लेड, मरकरी, निकेल, सेलेनियम, थैलियम, ये जितने मेटल मैंने बताए हैं, ये एविएशन में थोड़ा बहुत, बहुत कम लेकिन यूज़ होते हैं थोड़ा बहुत, और ये नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अब बहुत सारे लोगों के मन में ये आ गया होगा ना, सर आपने तो निकल भी बोल दिया, तो निकल तो हर लगभग थोड़ा बहुत हर जगह यूज़ होता है, तो हम एयरक्राफ्ट में बैठे ही ना। तो ऐसा नहीं है, इन मेटल का जब यूज़ एयरक्राफ्ट में किया जाता है तो ऐसा नहीं इनके पार्ट्स आपको नुकसान करते हैं। इन पर जब प्रोसेस कोई होता है, जैसे इस पर कोई मेंटेनेंस हो रहा है, ठीक है, आपने वेल्डिंग कर दी इस पर, है ना, आप इसकी कटिंग कर रहे हैं, आप इसकी ग्राइंडिंग कर रहे हैं, आप इसकी फाइलिंग कर रहे हैं, तो जो पार्टिकल्स इससे निकलते हैं वो नुकसान करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि घर में आप इनको यूज़ करना बंद कर देंगे। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिल्डिंग वेल्डिंग जो होती है, इसमें जो प्रोसेसेस शामिल होते हैं ना, उन प्रोसेस को करते समय इनके जो फ्यूम्स वगैरह निकलते हैं वो नुकसान करते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि जनरली जितने भी मेटल, ये जितने भी मेटल्स का मैंने नाम लिया है, ये मेटल्स का सबका एक ही प्रॉब्लम होता है, ये लोग रेस्पायरेटरी इफेक्ट्स ज़्यादा देते हैं, यानी कि आपको वही सांस लेने में तकलीफ होगी। ठीक है, क्यों सांस लेने में तकलीफ होगी, क्योंकि होता है क्या है, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, जब आप इनकी ग्राइंडिंग वगैरह करते हैं, वेल्डिंग वगैरह करते हैं, तो कुछ फ्यूम्स या पार्टिकल्स जो बहुत छोटे होते हैं, वो निकल के हवा में फैल जाते हैं। और जब आप इनहेल करते हो इनको, यानी इनको अंदर खींचते हो अपने सांस के साथ, तो ये अंदर चले जाते हैं आपके लंग्स में, है ना, लंग्स में ऑक्सीजन के साथ मिल करके जाते हैं। आपका लंग्स जब तक इसको पहचानता है तब तक ये आपके ब्लड में मिल जाते हैं, और फिर ब्लड में मिलकर ये आपके इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये तो मेटल है ना, ये तो आपको कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते, तो ये क्या करते हैं, परमानेंटली आपके शरीर में रह जाते हैं, और वो क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते रहते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब आप इन मेटल्स की बात करते हो। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसमें दो मेटल जिनका सही से थोड़ा दिया गया है, बाकी और लिखा गया है कि कैडमियम और बेरिलियम को हम पढ़ेंगे। बाकी हर एक मेटल जो है, जितने भी मेटल्स की आप बात करोगे, इन सारे मेटल्स का इफेक्ट लगभग ऐसा ही होता है जैसे इन लोग का है। ठीक है, तो अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों को अगर हम पढ़ लेते हैं, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। इसमें एक चीज़ है भी बताऊंगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो कभी कोई पूछता है डीजीसी में। ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ते हैं अच्छे से, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बाकी मेटल्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कैडमियम जो है सबसे पहले पढ़ते हैं कि कैडमियम से क्या है। तो कैडमियम का देखो इफेक्ट जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन यानी एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है, यानी ज़्यादा ड्यूरेशन वाला भी हो सकता है। तो
तो एक्यूट में क्या करता है, जैसे मान लीजिए आप कभी कैडमियम्स की बिल्डिंग कर रहे हैं, है ना, कैडमियम पार्ट्स की बिल्डिंग करते हैं तो उससे कुछ फ्यूम्स निकलते हैं, और वो जो फ्यूम्स होते हैं उसको बोला जाता है MFF, मेटल फ्यूम फीवर। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब इन फ्यूम्स को आप इनहेल करते हैं तो ये फ्यूम्स आपके अंदर जाके करते क्या हैं कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉकेज स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद वो जाकर के आपके ब्लड में मिल जाते हैं, फिर अपने इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, अगर आप शॉर्ट टर्म में आपका एक्सपोजर हो रहा है, मान लो एक दिन आपका एक्सपोजर हो गया, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि आपको फीवर आ जाएगा, है ना। इसके अलावा आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, आपको बहुत ज़्यादा टायर्डनेस महसूस होगा, बहुत ज़्यादा फटीग फील करोगे आप अचानक से, अगर ये सारी चीज़ें आपको एक्सपोजर होती हैं कैडमियम से। ठीक है, बीमारी का नाम याद रखना, यही कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सी बीमारी है कैडमियम से होती है, तो MFF याद रखना, मेटल फ्यूम फीवर। ठीक है, इसके अलावा क्रोनिक, अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा दिन, ज़्यादा मतलब एक साल या एक महीने ऐसे आपका एक्सपोजर रहता है कैडमियम के साथ, तो आपको क्या होगा, तो ये क्या होते हैं, वही मैंने बताया ना, ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो आपके ब्लड में जाकर के मिल जाते हैं, फिर ब्लड में मिलने से फिर आपकी किडनी, लीवर, मसल, हर चीज़ पर ये इफेक्ट करना धीरे धीरे स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म में ऐसा इनका जो है इफेक्ट रहता है। अगर आप शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में इतना ज़्यादा ये परेशान नहीं करते आपको, हो सकता है फीवर हो जाए या ब्रीदिंग प्रॉब्लम हल्की फुल्की हो जाए आपको, या फिर थोड़ा सा टायर्डनेस वगैरह हो जाए, बस इससे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप एक्यूट एक्सपोजर में हैं, यानी एक दिन 2 दिन के एक्सपोजर में। और अगर ज़्यादा दिन के एक्सपोजर में है, क्रोनिक एक्सपोजर में है, तब आपको ये सारी प्रॉब्लम्स होगी, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, या आपके मसल का डिसबैलेंस, ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। ठीक है, ये तो बात होगी कैडमियम की। अब हम बात करते हैं बेरिलियम की, है ना। तो बेरिलियम भी लगभग सेम ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कैडमियम से कम यूज़ होता है, यानी बेरिलियम का बहुत ही कम यूज़ होता है हमारे एविएशन में या एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग में। यूज़ कहाँ होता है, तो ये आपको इसका थोड़ा सा पार्ट मिल जाएगा बोइंग 737 के लैंडिंग गियर के जो बियरिंग्स होते हैं या जो बूसेज होते हैं ना, उनमें इनका यूज़ होता है, हल्का सा छोटा सा। ठीक है, इनका वही इफेक्ट सेम ही है, ये भी अगर इनके भी कुछ फ्यूम्स या फिर कुछ पार्टिकल्स अगर आपने इनहेल कर लिए तो ये आपके लंग्स में जाते हैं, लंग्स से आपकी वही मसल्स में पहुंच जाएंगे, किडनी, लीवर और फिर इम्यून सिस्टम धीरे धीरे सबको डैमेज करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप क्रोनिक प्रॉब्लम, आप क्रोनिक एक्सपोजर है, आपका लंबा ड्यूरेशन का एक्सपोजर है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन का एक्सपोजर है, मतलब एक दिन या 2 दिन का एक्सपोजर है, तो वही आपको फीवर, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम, टायर्डनेस, वीकनेस, ये सब सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी। ठीक है, और बेरिलियम से भी बेरिलियम के एक्सपोजर से आपको निमोनिया होने का भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। यानी अगर आप बेरिलियम की किसी शॉप में काम कर रहे हैं जहाँ पर बेरिलियम की वेल्डिंग वगैरह होती है, ग्राइंडिंग वगैरह की जाती है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको निमोनिया जल्दी जल्दी ना हो। अगर आपको हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो ये बेरिलियम हो आपको नुकसान पहुँचाना स्टार्ट कर दिया। या फिर जो डर्मेटिस मैंने बताया था आपको, उसके साथ फ्यूल के साथ, यानी केरोसिन बेस्ड फ्यूल के साथ, वो डर्मेटिस वाली प्रॉब्लम बेरिलियम से भी स्टार्ट होती है। वो क्या करता है, आपकी स्किन को धीरे धीरे पतला करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जलन, मतलब आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा जलन होने की संभावना रहती है। ऐसा हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं ऐसा होगा ही, पर ये सिम्टम्स हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और एक चीज़ है बेरिलियम के साथ जिसको बोलते हैं CBD, क्रोनिक बेरिलियम डिसीज़, है ना, क्रोनिक बेरिलियम डिसीज़, CBD। ये क्या है, कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों में ऐसा देखा गया है कि जो बेरिलियम के एक्सपोजर में होते हैं, वो जब एक्चुअल में एक्सपोजर में होते हैं ना, तब उन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। उसके कुछ साल बाद, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद उनको एक्सपोजर का इफेक्ट स्टार्ट होता है। मतलब जब वो एक्सपोजर में थे तब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसके कुछ दिनों बाद यानी साल 2 साल के बाद क्या होता है, एक्सपोजर का स्टार्टिंग होता है। ठीक है, यानी कि उनका इफेक्ट दिखना चालू होता है, उसका सिम्टम्स दिखना चालू होता है। ठीक है, तो इस बीमारी को बोलते हैं CBD, क्रोनिक बेरिलियम डिसीज़। ये कब होता है, जब आप बेरिलियम में क्रोनिक तरीके से यानी लॉन्ग टर्म के एक्सपोजर में रहते हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को। तो बात आती है कि आखिर हम इनसे बचे कैसे, है ना। प्रिवेंशन क्या है, सिम्टम्स हमने जान लिए, इससे खतरा क्या है ये भी जान लिए, तो हमको ये भी जानना जरूरी है कि आखिर हमें इनका प्रिवेंशन कैसे करना है, यानी हम इनसे बचेंगे कैसे। तो इसके लिए आपको करना है सबसे पहले कि सब्सटीट्यूट ए लेस टॉक्सिक मटेरियल, यानी आप जिस मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं जो नुकसानदायक है, कोशिश करिए कि उसकी जगह दूसरा मटेरियल यूज़ करिए। लेकिन इट इज़ इम्पॉसिबल, लगभग लगभग इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, आप जानते ही हैं कि एविएशन में किसी भी मेटल का ऐसे ही यूज़ नहीं कर लिया जाता है कि बस ऐसे इसको उठाया और ये वाला बढ़िया लग रहा है देखने में तो यूज़ कर लो। उसकी बाकायदा टेस्टिंग होती है, उसके स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो देखे जाते हैं, उसके अलावा वो किस कंडीशन में कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, उसकी मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें टेस्ट करके तब जा करके एक छोटा सा पार्ट लगाया जाता है एयरक्राफ्ट में, है ना। ये आप सभी को पता है क्योंकि आपने मटेरियल एंड हार्डवेयर पढ़ा होगा। ठीक,
तो ये लगभग लगभग क्या है, इम्पॉसिबल है। तो ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा कम आप एक्सपोजर में रखिएगा कि ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं उसकी जगह हम कुछ दूसरा यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये लगभग इम्पॉसिबल है। दूसरा क्या है कि जब कभी भी ऐसी जगह पर आप काम करिए तो कोशिश करिए वहाँ पर एग्जॉस्ट वेंटिलेशन हो। इसका क्या मतलब है, एग्जॉस्ट वेंटिलेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर जैसे आप देखते हैं ना कि घरों में या कहीं पर एग्जॉस्ट फैन लगा होता है जो आपके फ्यूम्स वगैरह या पार्टिकल्स वगैरह जो हवा में है उनको निकाल करके बाहर फेंकता रहे, ठीक है, इन्वायरमेंट में आपको उसका एक्सपोजर ना हो, ठीक है, ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा कभी भी जिस वर्क प्लेस में आप कैडमियम या किसी ऐसे टॉक्सिक मटेरियल का यूज़ हो रहा है या वेल्डिंग हो रही है, ग्राइंडिंग हो रही है, फाइलिंग हो रही है, अगर ऐसा कोई प्रोसेस हो रहा है तो कोशिश करिए वहाँ पर पानी, खाना, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि अगर आप इनहेल करते हो तो देखो आपके इसमें नोज़ में हो गया, लंग्स में हो गया, फिल्टर हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें फिल्टर हो जाती हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली उसे खा लेते हो तो वो डायरेक्टली पहुँच जाएगा आपके शरीर में, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करो कि पानी या खाना ऐसे इन्वायरमेंट में आप ना लो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इसके अलावा आप वही आई वियर्स का यूज़ करो, यानी जो जैसे आंख में भी इनके पार्टिकल चले जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन कॉज करते हैं, हो सकता है कुछ सेल्स वगैरह को भी थोड़ा बहुत डैमेज करते हैं। तो इसलिए आप क्या करो, आई वियर का यूज़ करो, यानी कि आप गोगल्स का यूज़ करो, चश्मे का यूज़ करो। इसके अलावा कवर्स का यूज़ करो, यानी पूरा ओवरऑल, जैसे आप ओवरऑल भी आप जानते होंगे। और यह आप जनरली आजकल सुन रहे होंगे पीपी किट, आप सुने होंगे डॉक्टर्स आजकल बहुत यूज़ कर रहे हैं कोरोना के टाइम पे। तो वही होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। तो वो पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा एक कपड़े की तरह होता है, उसका पहन के आप यूज़ करिए, ठीक है। और इसके साथ रिस्पायरेटर्स का भी यूज़ करिए, ठीक है। रिस्पायरेटर मैंने दिखाया था, एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, आप सभी लोग देख लो ध्यान से। ठीक है, ये दिख रहा होगा सभी को, आप लोग को, है ना। ये क्या है, ये रिस्पायरेटर है ना। ये आपको स्वच्छ ऑक्सीजन आपके अंदर जाता है, किसी भी तरह का कोई भी पार्टिकल हो, चाहे कितना भी छोटा पार्टिकल हो, इसके अंदर से पार नहीं होता, ठीक है। ये बहुत ही हाई क्वालिटी वाले होते हैं, ठीक है। ये जो N95 वगैरह आप सुनते हैं, उन N95 वगैरह से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। तो आपको इस रिस्पायरेटर दिख गया। फिर इसके अलावा अब ये तो हो गया कैसे इनको प्रिवेंशन करते हैं, क्या करते हैं। थोड़ा सा हम आगे बढ़ लेते हैं, पेंट्स एंड प्राइमर्स। पेंट और प्राइमर से भी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, कैसे होती है, तो देखो पेंटिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे जिन लोग करते हैं पेंटिंग, उनको कुछ हो ना हो, जनरली कुछ दिन के बाद आप देखते हो अस्थमा जरूर हो जाता है ना, जिसमें उनका सांस फूलना, अस्थमा मतलब सांस वगैरह फूलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए कह सकते हो कि ये जो पेंटिंग होती है ना, वो एक तरह से ऑक्यूपेशनल अस्थमा कॉज करती है ना। ऑक्यूपेशनल मतलब इनकी बिजनेस की वजह से, जो काम ये करते हैं उसकी वजह से इन्हें अस्थमा हो जाता है। और ऐसा होता क्या है, क्योंकि कुछ जो पेंट्स होते हैं उन पेंट में एक केमिकल का यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं डीसोसाइनाइड, ठीक है, डीसोसाइनाइड। ये डीसोसाइनाइड जो है ये एक ऐसा केमिकल होता है जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ज़्यादा बेकार कर देता है, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्ट भी है, लेकिन कुछ पेंटों में अभी भी यूज़ होता है, और कुछ ना कुछ तो यूज़ होता ही है हर पेंट में, लगभग थोड़ा बहुत मात्रा में, लेकिन यूज़ होता है। और यही सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, ये जो केमिकल है आपका डिसोसाइनाइड, ठीक है। तो कोशिश करिए कि जब कभी आप पेंटिंग वगैरह कर रहे हैं तो आप प्रोटेक्टिव मेजर्स वगैरह का यूज़ करिए, ठीक है। इसके अलावा जब कभी आप ये तो जनरल पेंटिंग की बात होगी, जब कभी आप स्प्रे पेंटिंग करते हैं, ठीक है। स्प्रे पेंटिंग क्या होता है आप सब लोग जानते हैं, ये देखिए मैं फिगर मेरे पास है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, है ना। ये दिख रहा होगा आपको, ये क्या है, ये स्प्रे पेंटिंग है। ये मशीन से कंप्रेसर का यूज़ करके ये लोग स्प्रे पेंटिंग कर रहे हैं, दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ओम नारायण गुप्ता हैंड रेस किया, क्या हो गया, पता नहीं। तो खैर इससे प्रॉब्लम होती है, और इसकी जो स्प्रे पेंटिंग होती है ना, इसमें जो आपके पेंट्स होते हैं ना उनको स्प्रे के फॉर्म में फेंका जाता है, यानी बाहर निकाला जाता है कि वो यूनिफॉर्मली अच्छे से लग जाए, और ये बहुत पॉपुलर भी है। एयरक्राफ्ट में भी इसी पेंटिंग का यूज़ होता है, स्प्रे पेंटिंग का ही। तो ये जो स्प्रे की तरह निकलते हैं ना, तो इसमें बहुत जो पार्टिकल्स होते हैं पेंट्स के, बहुत छोटे छोटे होकर के वो वैसे हवा में आते हैं, उसके बाद फिर जा करके आपके सरफेस पे चिपक जाते हैं।
लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि जितने पेंट उसमें से निकले सब जाके आपका चिपक ही जाए। कुछ पार्टिकल्स उसके ऐसे होते हैं जो हवा में ही बने रह जाते हैं, मतलब उस पर चिपकते नहीं, हवा में उड़ जाते हैं। तो ये जो हवा में उड़ जाते हैं, जब आप इनहेल करोगे, ऑक्सीजन अंदर खींचोगे, तो क्या होगा, उसके साथ आपके लंग्स में चले जाएंगे, और लंग्स में जाएंगे तो वही सेम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, लंग्स में जाने के बाद इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, ये आपकी अदर प्रोटीन्स के साथ, जैसे आपकी बॉडी में बहुत तरीके के प्रोटीन्स होते हैं, उन प्रोटीन के साथ ये मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होकर के अलग मॉलिक्यूल ही बना लेते हैं, है ना। और वो अलग मॉलिक्यूल आपका इम्यून सिस्टम पहचान लेता है ना। जैसे अभी आप वैक्सीन लगवाते हो तो उससे क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस को पहचान जाता है। ऐसे ही जब ये अलग मॉलिक्यूल बनाते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम इसको पहचान जाता है। और जब नेक्स्ट टाइम आपका एक्सपोजर होता है ना, आप पेंटिंग वगैरह करने के लिए जाते हो या वहाँ पर आपका एक्सपोजर होता है, तो प्रॉब्लम ये स्टार्ट होती है कि आपका इम्यून सिस्टम इसको रोकने के लिए, क्योंकि ये फिर दोबारा अंदर आएगा आपकी बॉडी में, इसको रोकने के लिए डिफरेंट टाइप के केमिकल्स रिलीज करता है कि इनको हम रोक दें किसी तरह से। और वो जो केमिकल्स रिलीज होता है ना डिफरेंट टाइप का, वही आपकी बॉडी को नुकसान कर देता है, यानी आपकी बॉडी ही आपको नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना। और इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो तो आपने जान ही लिया, अस्थमा, है ना। इनसे क्या होता है, सबसे ज़रूरी इनका समझ लो, सबसे आसान तरीका है इनका होने का, अस्थमा, है ना। तो कोशिश करिए कि आप ऐसे पेंट का यूज़ करिए जिसमें डिसोसाइनाइड ना हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर हो भी रहा है तो आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, हाई वॉल्यूम का स्प्रे गन यूज़ करेंगे, यानी ऐसा स्प्रे गन यूज़ करेंगे जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड निकलता हो एक बार में। इससे क्या होगा कि ज़्यादा चीज़ें एक बार में चिपक जाएंगी जा करके, है ना। नहीं तो ऐसे क्या होगा, जो पार्ट्स हवा में रह जाएंगे वो आप इनहेल कर लोगे तो वो आपके इम्यून सिस्टम को ही प्रॉब्लम करेंगे और फिर इम्यून सिस्टम आपको प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो इसके लिए रिस्पायरेटर बहुत बढ़िया वाला यूज़ करते हैं। ठीक है, एकदम हाई क्वालिटी का रिस्पायरेटर यूज़ करते हैं जब हम पेंटिंग करते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत ही माइन्यूट होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा दो तरीके का रिस्पायरेटर हम यूज़ करते हैं। जब हम प्राइमर वगैरह का यूज़ कर रहे हैं या वाटर पेंट का यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम निगेटिव प्रेशर रिस्पायरेटर का यूज़ करते हैं, और जिसमें डिसोसाइनाइड वगैरह होता है उसके लिए हम पॉजिटिव प्रेशर रिस्पायरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपनी पूरी बॉडी को कवर करके रखिए, है ना। पीपीई किट की तरह पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होते हैं उनका आप यूज़ करिए, और हमेशा चश्मा पहन के रखिए, गॉगल्स पहन के रखिए। ठीक है, गॉगल्स पहनने से क्या होगा, आपकी आंखों में ये इफेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, और एक चीज़, जब कभी आप पेंट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है आप तो पेंटिंग कर रहे हैं, चलिए मैं तो कर रहा हूँ, बाकियों को छोड़ दिया, बाकी क्या कर रहे हैं आई डोंट केयर। ऐसा नहीं है, अपने को वर्कर्स का भी ध्यान दीजिए जब आप पेंटिंग कर रहे हैं, कि वो भी या तो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहने हुए हों या फिर वो बाहर हो। ठीक है, जब आप पेंटिंग कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि इससे सिर्फ आपको नहीं दूसरों की बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया पेंटिंग वगैरह की क्या होता है। अब अगर जो भी मैंने आज पढ़ा है इसमें किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, क्योंकि हमारे पास 2-3 मिनट का टाइम बचा हुआ है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आओ तो पूछ लो। ठीक है, बाकी मैं दिखा दे रहा हूँ कि ये पेंटिंग करते हैं तो ये कैसे दिखते हैं। हाँ चला गया, हाँ ये देखो, ये इस तरह से पूरा कवर करके बॉडी को, उसके बाद पेंटिंग की जाती है। ग्लव्स पहन के देख रहे होगे आप, इनकी आईज में पूरा लगा हुआ है ना, ये यहाँ पे। इसके अलावा इन्होंने क्लॉथ पूरा पहन रखा है, पीपी किट, शूज़, ग्लव्स, है ना। रिस्पायरेटर देख रहे हो कितनी अच्छी क्वालिटी का है। तो ये सारी चीज़ों का यूज़ होता है जब आप पेंटिंग करते हो, ताकि आप किसी भी तरह के एक्स्ट्रा पार्टिकल जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको अवॉइड कर सको। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। किसी को कुछ ना समझ में आओ तो पूछ सकता है अपना माइक ऑन करके। ठीक है, तो सबको सब कुछ समझ में आ गया। कुछ नहीं भी समझ में आया है तो रीडिंग मार लेना, अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो हम उसको कल देखेंगे। ठीक।